जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमने आपको हमेशा, जो साइंस एक सब्जेक्ट है, हमने आपको हमेशा कहा है कि चीज़ों को समझ के करना है। जो पेपर है वो डायनेमिक हो रहा है, उसीलिए हम हर चीज़ को कनेक्ट भी करके नेचर से भी इवन आपको हम समझाते हैं। ये जो आपका एएसओ का जो अभी मेंस हुआ था, हमने जहां तक गिना है 37 क्वेश्चंस, हो सकते हैं उसके आगे और होंगे या एक दो आपके पीछे होंगे। 37 क्वेश्चंस आपके सिर्फ साइंस से थे। अब ये समझो कि अगर आपने उन क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा सही से, जो कि आपने किया होगा, मैं आपके सामने दिखाऊंगा 30 प्लस क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली आप वीडियो से अगर आपने सही तरीके से जो जो छोटी छोटी चीजें मैं समझाता था, ठीक है, मैं कहता था, ठीक है, कि जो मास है और जो भार है इसमें क्या अंतर है, वेट में और मास में क्या डिफरेंस है, कैसे जो मास है वो वेट बनता है। छोटी छोटी चीजों को कंसेप्ट से मिला के पेपर बनाया गया है। अगर आपने शुरू से एकदम ब्लाइंडली अगर मुझे फॉलो किया है, हर एक चीज को आपने नोट किया है, आप ये पेपर इजीली कर लिए होगे। बाकी इस चैनल पे नए हो, अगर मुझे पहली बार देख रहे हो और सच में चाहते हो कि सर मुझे इस बार जॉब लेना है, आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नीचे लिंक है, अगर बिहार दरोगा आप देने वाले हो एकदम जुड़ जाइएगा सियोर सिलेक्शन ग्रुप से, ठीक है। इवन जो मैंने आपको साइंस का एक पीडीएफ अभी 2 दिन पहले मैंने दिया, 2 दिन नहीं 1 सप्ताह पहले दिया था फिजिक्स का, उसमें से भी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है क्लास 10 का एनसीईआरटी का, 5 पेज का मैंने दिया था, उसमें देखना। एक था आपका सोलिनॉइड वाला, उससे भी क्वेश्चन है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और आगे चल के आपका ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। बस जो आप कहते हो ना सर इतना क्यों समझना है साइंस को, अब ये देख लो, ये वही कर पाएंगे जो अच्छे से चीज़ों को किए और समझ के किए, मतलब मजे में, ठीक है। जैसे मैं आपको चीज़ों को कनेक्ट करके मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे देखिए कि 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, ठीक है। पहला है आपका स्टेटमेंट एंड रीजन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हटा दिया हमने क्योंकि जगह ही नहीं रहेगा इस, बस आप देखो, आपको जो सही लगता है आप मुझे बताओ। पहला क्वेश्चन है आपका कि जो मायोपिया होता है, आप देखो वहां हिंदी में भी मायोपिया, इसलिए बोलता हूं जो साइंस के जो वर्ड होते हैं इसको इंग्लिश में याद रखा करो, ये मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। सिंपल है, जो भी मायोपिया है, जिसको नियर साइटनेस होता है, इसको दूर का वस्तु सही नहीं दिखता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, दूर की वस्तुओं की प्रतिमा रेटिना के पीछे बनती है। तो इसमें बताया है क्या स्टेटमेंट है ये और उसका रीजन है, क्या ये सही है पहला, अगर सही है तो क्या दूसरा इसका सही उसका एक्सप्लेनेशन करता है, पहला सही है दूसरा सही है, क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो, अगर सबसे पहले ऑप्शन नंबर हम 1 पे आते हैं, डेट मीन्स स्टेटमेंट पे आते हैं, एसर्शन पे आते हैं, तो बोला है मायोपिया। मायोपिया मतलब होता है, आप जल्दी से बताओ मायोपिया मतलब क्या होता है। मायोपिया, तो मायोपिया मतलब होता है आपका निकट दृष्टि दोष, और इसी को हम लोग बोलते हैं, मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष बोल सकते हैं, मायोपिया को हम लोग नियर साइटनेस बोल सकते हैं। जिसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष है, मतलब सामने का तो इसमें दिखता है, नियर साइटनेस में सामने का, नियर नाम है, लेकिन नियर का क्या होता है, नियर मतलब सामने वाला चीज तो दिखता है बट दूर वाला इसमें नहीं दिखता है। ये बिल्कुल इसका ये सही है कि मायोपिया में नियर साइटनेस में होता है, पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेट में बोला है कि दूर की वस्तु की जो प्रतिमा होती है, जो इमेज जो होता है, वो रेटिना के पीछे बनता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमने बहुत अच्छे से आपको कराया है कि अगर ये पूरा का पूरा आइज है और ये क्या है आपका पिछला वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग रेटिना बनते हैं, हमारा यहाँ क्या होता है आपका ये लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है याद रखना है। अब स्टेटमेंट बना के पूछेगा बट बहुत ही सुंदरता से हम लोग करेंगे, ये साइंस है, हमें समझना है, हमारे आसपास जो भी चीजें उसी से तो बना हुआ है। तो हमारा आंख है, तो हमारे अगला बार पूछ लेगा कौन सा लेंस है हमारे आंख में, तो बोलोगे उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है आपका, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। डेट मींस क्या करेगा, ये आपको कन्वर्ज करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा। तो जैसे ही लाइट आपका यहां आता है, ये कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाता है इस तरीके से। और कैसा इमेज बनता है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपको हमने बताया है ये बनेगा आपका रियल और इन्वर्टेड बनेगा,
कैसा बनेगा? हमारे आंख पे सबसे पहले हमारे आंख पे कौन सा लेंस होता है? तो आपने बताया कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इमेज कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है, ठीक है। कैसा इमेज बनता है? तो वास्तविक होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, दैट मीन्स उल्टा होता है। आपने ये समझा। तो बनना कहाँ चाहिए था? आपका इस पॉइंट पे, रेटिना पे। बट जब आपको मायोपिया हो जाता है, अब ध्यान से समझ लो जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, जब आपका जो मायोपिया हो जाता है तो ये जो लेंस होता है, लेंस का पावर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? तो आप बोलोगे लेंस का पावर जो हो जाता है ये हो जाता है इंक्रीज। एक एक चीज आप समझते हुए चलिएगा जो मैं समझा रहा हूं। लेंस का पावर इंक्रीज हो जाता है। लेंस का पावर इंक्रीज होना मतलब फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल दूरी क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको हमेशा का एक फॉर्मूला आता है पावर ऑफ लेंस। जैसे इस चश्मे का मुझे पावर निकालना, ये हमेशा क्या होता है? 1/f होता है। और f क्या होता है? हमेशा मीटर में होता है। क्या होता है? मीटर में होता है, ठीक है। तो अगर पावर इंक्रीज हुआ है तो डेट मीन्स फोकल लेंथ उसका घट गया होगा। तो जब भी आपको मायोपिया होगा आपका पावर ऑफ लेंस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, आपका जो आईबॉल है, नेत्र गोलक है, उसका भी साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो पावर जैसे इंक्रीज होगा, जो यहां इसको बनाना था वो क्या करेगा? उससे पहले ही, ठीक है, मतलब रेटिना के आगे ही आपका इमेज बन जाएगा। तो रेटिना के अगर आगे इमेज बन गया तो आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे भाई। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि रेटिना पे जो इमेज बनता है यहाँ ऑप्टिक नर्व होता है। ऑप्टिक नर्व मतलब क्या होता है? ऐसे तंत्रिका तंत्र उसमें लगे होते हैं जो आपका जो ये फिर से ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही यहाँ इमेज बनता है ये ब्रेन को जाके बताता है और चीजें आप देख पाते हो। तो ये पहले ही बन गया तो कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो मायोपिया में क्या होता है? आपका पावर ऑफ लेंस इंक्रीज हो जाता है, आई बॉल का जो साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है और इमेज जो है रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो ये यहां बन जाता है। तो इसका दूसरा बोला है कि दूर की वस्तु की प्रतिमा रेटिना के पीछे बनती, ये गलत है। जब आपको, ये तो मायोपिया है, आगे एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है? दूर बन जाता है, मतलब उसमें रेटिना के पीछे बन जाता है, ठीक है। फार साइटनेस में इसमें क्या होता है? आगे बनता है। तो ये वाला तो मेरा गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। आपको अच्छे से एकदम, साइंस इट्स लाइक ए मैजिक, जो है वही हमें समझना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका एसर्शन तो सही है बट जो रीजन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो मायोपिया होता है उसमें इमेज जो है आपका आई का आगे बनता है, ठीक है। तो एसर्शन रीजन से क्वेश्चन था। आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। अगर आपने ड्रीम डोज से साइंस किया है आप इजीली करके आए होगे। पहला क्वेश्चन, इसमें कितनी बार हमने डिस्कस किया है, और भी डिफिकल्ट कर सकता है, फोकल लेंथ, ये सब बहुत सारी चीजें वो कर सकता है, बट आपने पढ़ रखा है। तो ये पहला इसका सही हो जाएगा। एसर्शन सही है बट रीजन जो है वो गलत है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, बेहतरीन क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। पता नहीं 2 साल से हम चिल्ला रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कोई बोलता है हमने किया है ये चीज, हमने आपको बताया है, इवन हमको याद भी है, हमने स्पीडी एनालिसिस में भी ये करवाया। अब देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है। अब बहुत लोग छोड़ के निकल गए होंगे इसको, बट आप 37 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन तो आप हर कोई करके आया होगा, मुझे पता। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने कितनी सुंदरता से आपको करवाया था। इफ द मास ऑफ द अर्थ इज डबल, दैट मीन्स, हिंदी में पढ़ देता हूं, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है आपका मास, दोगुना कर दिया जाए, त्रिज्या रेडियस आधी कर दी जाए, तो पृथ्वी के सरफेस मतलब पृथ्वी के सतह पर, ठीक है, रखे m द्रव्यमान वाले पिंड का वेट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, वेट का यहां बात किया है। वेट चेंज होता है, दैट मीन्स आपका भार जो है चेंज होता है, पर जो आपका मास है, द्रव्यमान है, वो कभी चेंज नहीं होता है। अच्छे से दिमाग में डाल लेना, ठीक है, मिस्टेक करोगे एग्जाम में। तो हमने आपको एक चीज बताया था कि वेट दैट मीन्स भार, भार बनता कैसे है? तो m इंटू जी से बनता है। यहां m क्या है? तो ये आपका द्रव्यमान है, दैट मीन्स मास है, और g क्या है? अर्थ पे क्या हम 9.8 लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जिसको बोलते हैं, ये हम लोग 9.8 लेते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेट बनता है, भार बनता है, ठीक है। तो वेट जो है चेंज होता है, अर्थ पे जितना है इसका 1/6 भाग कहां होगा? आपका मून पे होगा। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यमान तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। बट अगर हम लोग मून पे जाएंगे, ठीक है,
चंद्रमा पे जाएंगे तो ये जी जितना है अर्थ पे अगर 10 है तो वहां 10 का छठा भाग हो जाता है, 1/6 हो जाता है। इतना कम होता है कि जंप मारोगे तो आप बहुत ऊपर तक उड़ पाओगे। इसीलिए यहां जितना भी वेट है, मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं कि यहां आपका वेट 60 न्यूटन है, और वेट जो होता है, भार जो होता है, हमेशा न्यूटन के फॉर्म में नापते हैं, ये भी याद रखना। और मास जो होता है हमेशा केजी के फॉर्म में नापते हैं। एक चीज बताऊं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। अब वही एग्जाम में अच्छा करेगा जिसको छोटी छोटी चीजें पता होगा। अब बहुत लोग को आप पूछ लेना कि वेट और मास में डिफरेंस क्या है, आपका भार में और द्रव्यमान में डिफरेंस क्या है, आप अपने लोगों से पूछिए, उन्हें पता भी है। तो अगर आप पूछोगे तो आपका जो नॉलेज है वो ड्रिल्ड हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका केजी, ये हो गया आपका वेट। वेट क्या है आपने समझा, वेट क्या होता है, मास इंटू जी, डेट मीन्स द्रव्यमान और उसका गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ये चीज अगर आप समझ गए, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक चीज मैंने आपको और समझाया था, जो आपका जी जो डिपेंड करता है, क्योंकि जो वेट जो है, वेट क्या है, m इंटू जी है, ठीक है। और जी जो डिपेंड करता है, जी किस पे डिपेंड करता है, जी ये तो क्या है, ये कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग सार्वभौमिक, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गुरुत्व जो आपका ये होता है, ये कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जी होता है, और यहां होता है मास। ये मास क्या है, आपका अर्थ का मास, ठीक है, क्योंकि अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि स्क्वायर में होता है। आपको पता है ये जो है कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है, बहुत बार पूछा गया। कैपिटल जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, ये स्मॉल जी, और ये क्या है, कैपिटल जी है। ये चेंज होता है पर ये कांस्टेंट रहता है। इसका वैल्यू कितना होता है, बहुत बार पूछा गया, 6.6 इंटू 10⁻11। और इसका अच्छे से यूनिट भी याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बहुत बार इसका पूछा गया है। जो कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सार्वभौमिक गुरुत्व जो आपका नियंत्रक होता है, उसका यूनिट वैल्यू कितना होता है, तो 6.6 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अच्छे से याद रखना। और ये जो है कैपिटल जी का क्या है, आपका यूनिट है, ठीक है। समझ में आया इतना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। जी किस पे डिपेंड करता है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया कैपिटल जी। एम क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो जी बेसिकली जो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, वो रेडियस ऑफ अर्थ पे कर रहा है, 1/r²। अब देखो बोला क्या है, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इतना समझना का बस रिवीजन में करवा रहा हूं। देखो, तो यदि पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ जो है दुगना कर दिया गया, ठीक है। तो पहले m था, ठीक है, तो अभी क्या कर दिया गया, 2m कर दिया गया। पहला पॉइंट ये बोला है, ठीक है। दूसरा बोला है कि रेडियस जो है आधा कर दिया गया, ठीक है। तो पहले रेडियस r था, तो अब 2r कर दिया गया। ये दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन मास चेंज कर दिया, m से 2m कर दिया और r से 2r कर दिया। तो वेट, तो कोई भी एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, तो वेट, अब नया वाला वेट क्या होगा, देखो। तो वेट हमने अभी बताया, वेट इक्वल टू होता है m और g होता है, ठीक है। तो पहले जो भी g था, पहले क्या g था, g का g हम लोग कैसे निकालते हैं, g m/r², ठीक है। तो पहले जो भी g था, अब जो g है वो क्या होगा, g क्या होगा, अब सिंपल है, m को दुगना कर दिया गया, तो मैं 2m लिख देता हूं। मैंने कैपिटल जी क्यों हटा दिया, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। r का क्या है, 2r कर दिया, ठीक है। तो मैंने 2r कर दिया, मतलब जो भी r था उसको 2 क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो यहाँ 1/2, यहाँ r का होल स्क्वायर कर सकता हूं, ठीक है। अरे यही चीज लिखा है, पहले g ये था, gm/r², अब मास दुगना कर दिया तो मैंने 2m लिख दिया, r का क्या कर दिया, आधा कर दिया। देखो रेडियस आधा कर दिया। तो अब जो ये आएगा, अब देखो ये 2m तो 2m ही रहेगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो गया ना। तो ये 2 है, 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा r², और ये 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो नया g आ गया, ये नया वाला g है, ठीक है। ये आ गया 4m/r², सिंपल, ठीक है। तो इसको m/r² की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, ये वाला g लिख सकते हैं, और ये g लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही तो है, ठीक है। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो,
जी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ये वाला m बाई आर स्क्वायर हमने यहाँ लिया है, जी हमने हटा दिया था, जी वही है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अब जो नया जी जो आ गया है जी डैश, वो क्या आ गया? 4g आ गया। अब देखो मास को मैंने मास ही रखा, ठीक है, पर जी जो है आपका चेंज हो गया है। तो जी जो चेंज हुआ है अब कितना हो गया आपका? 4g हो गया। और मास फिर यहां भी चेंज हुआ था, मास कितना हुआ था? 2m हो गया था, और ये क्या है? 4g हो गया, ठीक है। ओके ये मत कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ m, और g कितना हो गया आपका? यहाँ 8 हो जाएगा, 2 है, 2 2 जब 4, और 4 ऊपर जाएगा तो ये 8g हो जाएगा, ठीक है। तो g जो है आपका कितना हो गया? आपका g कितना हो गया? 8g। तो ये हो जाएगा mg इंटू 8, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ है? ये है, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से आपको करना था, कुछ नहीं है इसमें, बस ये बोला था इफ द मास ऑफ द अर्थ इज डबल्ड, ठीक है, एंड इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, व्हाट विल बी द वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर हम लोग m वाला रखते हैं, टेकिंग g एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही है, ठीक है। तो हमने बताया कि वेट है, वेट क्या होता है? m और g पे। m तो यहाँ कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ m को m रख दिया जो पहले वाला था, और g का जो वैल्यू हमने नए तरीके से यहाँ निकाल लिया है। तो ये जो वैल्यू आएगा आपका 8mg आएगा। क्यों आया? क्योंकि g जो होता है, हमने अभी बताया था, g जो होता है ये होता है m बाई आर स्क्वायर, ठीक है, m बाई आर स्क्वायर। और m जो है मास जो है ये चेंज हो रहा है, देखिए द मास ऑफ द अर्थ इज डबल, ठीक है। तो मास अर्थ का क्या है? डबल कर दिया, एंड इट्स रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ। तो मैंने m को क्या कर दिया? 2m लिख दिया, ठीक है। और रेडियस जो था इसको आधा कर दिया, तो आधा को स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर 4 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो m बाई आर स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले वाला g लिख सकते हैं, ठीक है, पहले वाला g लिख सकते हैं, और उसके जगह हमने ये कर दिया, ये आपका 8mg आ गया, ठीक है। समझ में आया? मुझे लगता है अब कुछ लोग यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होंगे क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि ये मास फिर क्यों चेंज नहीं हुआ, ये मास क्यों चेंज हुआ। याद रखिएगा, ये जब मैंने एक चीज आपको समझाया था, उसलिए बोलता हूँ कंसेप्ट पे क्लियर कर रखो कि ये जो जी जो है, जी ये जी किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? ये वाला जी, ये जो जी है, मान लीजिए क्वेश्चन में बोला कि ये आपका अर्थ है, अर्थ पे कोई एक बॉडी लाके रखा हुआ है, ये इसका आपका वेट पूछा है, ठीक है, इसका वेट पूछा है। तो इसका जो वेट होगा, इसमें जो ये मान लीजिए आपका, ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रहा है किस पे? ये मान लीजिए छोटा एक इस पे बॉडी हमने रख दिया, इसका आपका वेट पूछा है, इसका वेट किस पे डिपेंड करेगा? पहले, ठीक है, इसका वेट किस पे डिपेंड करेगा? m इंटू जी। m तो इसका ये कांस्टेंट है, इस बॉडी का कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ m लिख दिया। कोई नहीं समझाने वाला, मैं फिर बता रहा हूँ इस तरीके से। m तो ये कांस्टेंट है, तो ये m इस बॉडी का जो है, ये m हमने यहाँ कांस्टेंट रख दिया, m लिखा। चेंज क्या हो रहा है यहाँ? g चेंज हो रहा है, और g इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस बॉडी पे, ठीक है, जो जिसका हमें वेट निकालना है। g डिपेंड करेगा इस पे, अर्थ पे, जिस पे ये बॉडी है, क्योंकि अर्थ ही तो है, इसको g अपनी तरफ टानेगा इसको। तो g कहां से निकल रहा है? तो g जो निकल रहा है ये अर्थ से निकल रहा है। तो इसीलिए बोला हुआ है इफ द मास ऑफ द अर्थ इज डबल एंड इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, मास, ठीक है, अर्थ का डबल कर दिया गया है और रेडियस उसका हाफ कर दिया गया है, तो कोई एक बॉडी जो इस अर्थ पे रखा हुआ है उसका वेट क्या होगा? कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखा आपने। हमेशा याद रखना कि जो जी जो होता है वो मैन जिस बॉडी पे है, ठीक है, वो अर्थ का जी पे डिपेंड करेगा। इस बॉडी का जी से हमें कुछ लेना है, क्योंकि अर्थ जो है क्या करता है, वो टानेगा अपनी तरफ इस बॉडी को, ठीक है। तो ये हो सब, मैं श्योर हूं बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8mg हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस देखिए क्या बोला है कि समान आकार, सेम साइज के दो गोला, ठीक है, दो कोई गोला है, ठीक है, सेम साइज के हैं, ठीक है, जो एक लीड से बना हुआ है, शीशा से बना हुआ है, दूसरा एल्युमिनियम से बना हुआ है। तो दो कोई गोला है, मैं एक गोला यहां बना देता हूं, एक गोला यहां बना देता हूं, ठीक है। ये लेड से बना हुआ है, शीशा से, और दूसरा वाला जो है एल्युमिनियम से बना हुआ है, ठीक है। इसका जो वेट है, वेट नहीं दिया है, ये द्रव्यमान दिया हुआ है क्योंकि केजी में है। ये 12 kg है, और दूसरा जो है एल्युमिनियम हल्का होगा तो 3 kg। दोनों को प्रारंभ में
विराम में था, दोनों को विराम में इतना ऊपर में रखा हुआ था, कितना 50 मीटर के ऊपर में, मतलब ये यहां से यहां तक कितना हाइट है इसका 50 मीटर है, आप मान लो, ठीक है 50 मीटर है कि ऊंचाई के एक साथ छोड़ दिया जाता है। जब वह भूमि से 10 मिनट ऊपर होते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान होगी। मतलब अगर वो यहां रहता है, मतलब 40 मीटर पे आ जाता है, ऐसे ऐसे गिरते गिरते, ऐसे 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 गिरते गिरते, तो इनमें कौन सा समान रहेगा। देखिए स्टेटमेंट देखिए, घबरा नहीं जाना, बस अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। देखिए जब वो भूमि पे 10 मीटर ऊपर रहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है ये करता है, वायु प्रतिरोध एयर रेजिस्टेंस की उपेक्षा कीजिए। एयर उपेक्षा किया जा रहा है मतलब माना जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। तो अब देखो, तो एयर रेजिस्टेंस को उपेक्षा कीजिए यहां बोला। अब देखो क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा चीज जो है ये समान रहेगा। देखो पहला है गति और त्वरण, दूसरा है आपका गतिज ऊर्जा और आपका पोटेंशियल, ठीक है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और उसका गति मतलब उसका स्पीड। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी और उसका संवेग, दैट मीन्स संवेग मतलब होता है मोमेंटम, ठीक है। और लास्ट वाला है त्वरण प्लस गतिज ऊर्जा। एक चीज बताओ, दोनों गतिज ऊर्जा जो है, ठीक है, गतिज ऊर्जा दैट मीन्स आपका काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है ये होता है mgh। अब एक चीज समझो, ठीक है, हाइट दोनों के लिए सेम है, वो सबसे हमें कुछ मतलब, मेन जो इन लोग डिपेंड कर रहा है मास पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो सेम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कैसे सेम होगा, क्योंकि मास अलग है। दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम हो सकता है, नहीं होगा भाई दोनों का, क्यों, क्योंकि दोनों का आपका मास अलग है, ठीक है। दूसरा क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम हो सकता है, नहीं, दोनों का मास अलग है, ठीक है। ये भी चीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका, तो जब काइनेटिक एनर्जी से नहीं हो सकता है, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता है, यहां गतिज ऊर्जा नहीं हो सकता, तो सेम रहेगा क्या, तो गति और जो त्वरण है ये आपका सेम रहेगा, यहाँ ये आपका सही हो जाएगा। ये हिंदी में की उपेक्षा कीजिए, मतलब एयर रेजिस्टेंस को जो है आपको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, वही चीज देख रहा था, नेग्लेक्ट करना है, मतलब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलना है। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके नहीं चलोगे तो क्या होगा, आपका गति में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो गति और त्वरण जो होगा इसका सेम होगा, बाकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का मास अलग है, ठीक है। और आपका जो त्वरण है, ठीक है, त्वरण है और इसमें आपका गतिज ऊर्जा दिया है, तो फिर से ये भी आपका सही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। वहां गति दोनों का सेम इसलिए होगा, ठीक है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। थोड़ा कुछ क्वेश्चंस में ना आप थोड़ा एलिमिनेशन से भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये एक सोलिनॉइड दिया हुआ है, ठीक है। सोलिनॉइड मतलब क्या होता है, कोई भी एक कोयल है जिसको ऐसे ऐसे हमने घुमा दिया है, ठीक है, मैं बताता हूँ। सोलिनॉइड मतलब मान लीजिए कोई भी एक कोयल है, इसको इस तरीके से आपने घुमा दिया, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया, आपने करंट पास कर दिया, और जैसे ही आपका करंट जाएगा, ठीक है, और ये क्या है, करंट मूव हो रहा है, मतलब ये चार्ज क्या हो रहा है, मूविंग चार्ज है, रुका हुआ चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, आपका जनरेट करेगा, क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, ठीक है। सोलिनॉइड से आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर आपको याद हो दरोगा वाला में, कि जो सोलिनॉइड में जो इनसाइड द सोलिनॉइड जो होता है, सोलिनॉइड के अंदर जो होता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा स्ट्रेट होता है, पैरेलल होता है और एक समान होता है। अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 10 का सोलिनॉइड मैंने करवाया, आप एनसीईआरटी वाला पीडीएफ में देखना, डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। क्या बोला है कि सोलिनॉइड, दो सोलिनॉइड है, ठीक है, एक पी है और क्यू है, समान कुंडल है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेम है, तथा दोनों में करंट भी जो है सेम प्रवाहित हो रहा है। और बोला है कि पी और क्यू का जो लेंथ में क्या बोला है, सिर्फ अंतर है, पी की लंबाई क्यू की लंबाई से दुगनी है। देखो एक में यहां आपको सोलिनॉइड ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये है आपका P, एक में सोलिनॉइड कुछ नहीं है, मतलब वायर को आपने ये कर दिया, ठीक है, करंट इसमें जा रहा है, ठीक है, इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बोला है कि दोनों में करंट सेम है, तो करंट यहां अगर I है तो यहां भी करंट I है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, मतलब नंबर ऑफ, ये कुंडल जितना यहाँ N है तो यहां भी आपका N है, ये भी सेम है, आपको याद रखना है। दूसरा पता है कि दोनों में जो समान धारा, करंट भी सेम है, करंट सेम है,
दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, बस जो लेंथ है, लेंथ जो है आपका, लेंथ सोलिनॉइड P की लेंथ Q की लंबाई से दुगनी है। तो मान लीजिए अगर मैं इसको Q लेता हूं, Q का लंबाई L है, तो इसका क्या है 2L है। मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूं, इसको आप 1 मिनट में कर लोगे, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। L है, मैं क्योंकि बहुत लोग ने ये चीज नहीं देखा होगा कि सोलिनॉइड को कुंडल इस तरह, तो इसीलिए मतलब हर लोग को समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब देखो पूछा है कि सोलिनॉइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, चुंबकीय क्षेत्र होंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे, बीपी और बीक्यू का रेशियो क्या होगा। देखो हमने आपको पीडीएफ में जाके देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ठीक है, किसी भी सोलिनॉइड के अंदर जो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना मैग्नेटिज्म होगा, वो होगा बी म्यू नॉट एन और आई। यहां म्यू क्या है, तो मैंने बोला था कि वो जो आपका वायर है उसके अंदर कितना पास करने का, मतलब उसका परमिएबिलिटी कितना है, पास करने की क्षमता कितनी है, अभी किस तरीके का कॉइल से बना हो, उसके पास करने की क्षमता कितनी है, तो ये दोनों में सेम है, ये कांस्टेंट है। आई क्या है, कांस्टेंट है। एन क्या होता है, तो एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ध्यान से 1 मीटर लेंथ के अंदर, मान लो ये 1 मीटर का है, अब इसको मैंने घुमा दिया, अब इस 1 मीटर के अंदर कितने टर्न्स बनाए गए हैं। तो इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे, और ये एन को आप कैसे लिख सकते हो, एन बाई एल। एन बाई एल मैंने क्यों लिखा, सिंपल है भाई, ये स्मॉल एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर मतलब 1 मीटर के अंदर कितना लेंथ है, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां देखोगे ये जो बी जो डिपेंड कर रहा है ये इस पे कर रहा है एन बाई एल, बट यहां एक चीज हमें और पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है दोनों में सेम है, तो इसको भी हम हटा लेंगे। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं तो बी जो डिपेंड करता है डायरेक्टली, अगर हम वहां देखेंगे 1 बाई एल, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किसका, हमें लिखना है बी पी का, तो बी पी डिवाइडेड बाय बी क्यू। देखो तो बी पी का क्या है, बी क्यू का है, बी क्यू का अगर है क्यू लिखते हैं तो इसको अगर हम लोग 1 बाय एल लिखते हैं, ठीक है, तो बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये बी क्यू को अगर हम लोग 1 बाय एल लिखते हैं तो बी पी को क्या लिख सकते हैं, इसका डबल होगा, तो ये 1 बाय 2L लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये L से L कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 बाई 2, या इसी को लिख सकते हैं 1:2/2। इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड जो डिपेंड करता है किसी भी सोलिनॉइड से, वो करता है म्यू एन और एल। एल उसका लंबाई है, म्यू जो है उसका परमिएबिलिटी है कि कितना वो पास कर सकता है, वो कांस्टेंट ही रहता है, वो डिपेंड करता है उसका मटेरियल पे। और तीसरा जो एन है, स्मॉल एन, वो क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन तो सेम था, इसको लिख सकते हैं एन का एन बाई एल, तो एन तो सेम है तो 1 बाई एल हमने लिख दिया। तो जो पहला वाला का जो दूसरा वाला है, ठीक है, वो डबल है, मतलब जो अगर Q का L है तो P का क्या है 2L है, बस इसको आपको इस फॉर्मूला में करना है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में कर सकते हो, बस मैं चीजों को बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए यहां बोला है, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है ये, ठीक है। इफ द सेम करंट आई, यदि समान धारा करंट आई, लंबाई L और समान अनुप्रास्थ काट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कॉपर और आयरन के तारों से प्रवाहित किए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो सिंपल है, एक कोई ये कॉपर का वायर है, ठीक है, और ये कोई एक आयरन का है, दोनों मेटल है, दोनों धातु है, ठीक है। बोला है कि इफ द करंट, दोनों में करंट जो है, इफ करंट आई फ्लोज थ्रू कॉपर एंड आयरन, ठीक है, इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई फ्लो थ्रू कॉपर एंड आयरन वायर्स हैविंग ए इक्वल लेंथ, लेंथ भी दोनों का समान है, अगर ये L है तो ये भी L है, ठीक है, एंड इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या होता है, जितना मोटापा इसका है इसका भी उतना ही मोटापा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ये कहां का क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। पहला, इक्वल हीट जनरेट होगा दोनों में, करंट जब पास होता है तार गर्म होता है, सबको पता है, इसीलिए शॉर्ट सर्किट भी आपने सुना होगा, इतना करंट पास कर दिए उसके अंदर, ठीक है,
कि वो सह नहीं पाया। इसीलिए देख तो कहीं मोटा वायर होता है, कहीं पतला वायर होता है। एसी लगाए हो तो मोटा वायर, कभी इसको मैं प्रैक्टिकली पता है ऐसा क्यों होता है, तो कभी हम इसको समझाएंगे अच्छे से। अभी याद रखना कि जितना पावर वाला चीज होगा उतना मोटा वाला वायर होगा। एसी 1500 वाट का है तो इसमें जो आपका जो वायर है वो 3 mm इस तरीके का होगा, 1.5 का नहीं लगेगा, 3 mm वाला लगेगा, ठीक है, इस तरीके का होता है। तो जितना ज़्यादा पावर वाला मशीन होगा उतना ज़्यादा mm का आपका वायर लगेगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा करंट खींचेगा तो जगह भी उसको ज़्यादा चाहिए, नॉमिनल बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछा है कि इक्वल हीट इज प्रोड्यूस इन बोथ दी वायर, क्या दोनों में इक्वल हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरा है मोर हीट इज प्रोड्यूस इन कॉपर वायर देन आयरन वायर। तीसरा है मोर हीट प्रोड्यूस इन आयरन वायर देन कॉपर वायर। और चौथा है इन दोनों का कंपेयर नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका लोहा वाला में। अब देखो हीट जो होता है, हीट एक खुद में एनर्जी है, ऊर्जा है। हीट इक्वल टू होता है I²RT, ठीक है। I क्या है, आपका करंट है, तो ये तो दोनों में सेम है, ठीक है। T क्या है, सेम समय के लिए दोनों में पास कर रहा है, तो ये भी दोनों में सेम है। तो H बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, R पे, R पे। और आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है आपका, जो आयरन में क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है कंपेयर टू आपका कॉपर में। अब यहां एक चीज मैं और दिखाता हूं। R को आप लिख सकते हो रो L A। रो को क्या लिख सकते हो, रो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध इक्वल टू होता है रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध। एल मतलब होता है लंबाई और ए मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बोलोगे सर एल तो दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो अगेन फिर से आर डिपेंड किस पे कर रहा है, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध या आपको रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो आर जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां रो हो गया। तो जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और आपको पता है कि जो आयरन जो होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसका ज्यादा होता है। सिंपल याद रखना, रेजिस्टिविटी जो है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। आयरन का क्या होता है, आपका जो रेजिस्टिविटी होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू आपका किसका, आपका कॉपर का। इसका यूनिट होता है आपका ओम, अच्छे से याद रखना, ओम, प्रतिरोध का ओम होता है। और रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर होता है, आपको अच्छे से याद रखना, ओम मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस, क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ज्यादा देगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस ज्यादा देगा हीट आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। तो हीट इज प्रोड्यूस मोर इन आयरन वायर देन आपका कॉपर वायर। उसके बाद ये देखिए, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है, ठीक है। एक देखो क्या बोला है कि इसको अरेंज करना है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। अरेंज द फॉलोइंग मीडिया इन असेंडिंग ऑर्डर, स्पीड ऑफ साउंड एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर है, दैट मीन्स एम्बिएंट टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है आपके रूम में, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि का चाल आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबको पता है जो सबसे ज्यादा जो होता है वो किसमें होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो ये बिल्कुल सही है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपका साउंड है, अब देखो थोड़ा जो मैं समझा रहा हूं, साउंड जो है क्या है, साउंड सॉलिड में क्या होता है, ज्यादा होता है। बट जो गैस है, मतलब आप कहने का मतलब ये है कि जितना जो भी माध्यम जितना डेंसर होगा, क्या होगा, सघन होगा, जिसको बोलते हैं, जितना डेंसर होगा। जैसे सॉलिड क्या है, बहुत ही डेंसर है, बहुत ही सघन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, साउंड का स्पीड बहुत ही मैक्सिमम होगा। बट लाइट के केस में जस्ट ये उल्टा है। अगर लाइट के केस में मैं बोलूं, ठीक है, लाइट के केस में बोलूं, जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है आपका हवा में ज्यादा होगा कंपेयर टू आपका कांच में, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कांच जो है वो ज्यादा डेंसर है। ये कंसेप्ट अभी आगे हम लोग करने वाले हैं। तो साउंड का जस्ट उल्टा होता है आपका उसमें। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एयर में अगर एम्बिएंट टेम्परेचर है तो 340 मीटर पर सेकेंड होगा एयर में, हवा में। वाटर में कितना होगा, तो अराउंड 1500 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और आयरन में अराउंड 5000 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका
अब ये देखो, यही क्वेश्चन में बात कर रहा था, कितना सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बार ये आपके दरोगा में भी पूछा गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस करने हैं। देखो बस वही कंसेप्ट क्लियर रखना है कि मिट्टी के तेल में किरासन का अपवर्तांक, मतलब जो किरासन है उसका अपवर्तांक जो दिया है मुझे 1.44 दिया हुआ है। कितनी बार मैंने रटाया होगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करके आए हो तो ये मेरे मेहनत पे भी पानी है। इतनी बार मैंने आपको ये रटाया है। आप देखो कितनी बार देखे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, आपका किरासन का 1.44 है और जो आपका वाटर का है कितना है, 1.33 है, ठीक है, याद रहा। तो फिर बोला है ये यहाँ इस तरीके से दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किरासन का इतना है और आपका जो वाटर का है आपका इतना है। तो पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट बोला है कि किसी भी माध्यम में अपवर्तांक, अपवर्तांक मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी माध्यम में अपवर्तांक उसके द्रव्यमान घनत्व पे, ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब ये बोला है कि किसी भी माध्यम पे, कोई भी माध्यम है, कोई भी मीडियम है, जो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका जो उस माध्यम का मास डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितना डेंसर है वो मीडियम, ठीक है, पर निर्भर करता है। द्रव्यमान घनत्व जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। ये दो पॉइंट है बेसिकली। पहला पॉइंट, एक मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चन कट गया है क्या, एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है। बहुत मेहनत किया हूं इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। क्वेश्चन कटा तो नहीं है कहीं? हाँ, इसके बाद है ये हो गया। ओके, ठीक है। ये आपका एसर्शन स्टेटमेंट, एसर्शन दिया हुआ है और ये रीजन दिया हुआ है। बोला है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए किरासन इज 1.44, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किरासन जो है 1.44 है, विच इज ग्रेटर देन दी वाटर दैट इज 1.33, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। दूसरा बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिपेंड ऑन इट्स मास डेंसिटी, ठीक है, और द ग्रेटर द डेंसिटी द ग्रेटर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब बताओ, देखिए पहला जो है इसका, पहला जो स्टेटमेंट सही है इसका, ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसका सही है कि किरासन का जो होता है 1.44 होता है और वाटर का जो होता है इतना होता है। बट एक चीज मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, कि जो मीडियम जितना डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगा उतना ही कम होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इसका जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब ज्यादा होगा, जब वो माध्यम, वो जो मीडियम है वो जितना ज्यादा डेंसर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका उतना ही ज्यादा होगा। ये चीज मैंने आपको समझाया था। इवन मैंने आपको एक जो दरोगा में क्वेश्चन आया था मैंने वो भी दिखाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से दिखाते हैं तो ये सी है। सी मतलब आपका क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन आपका किसी भी मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी निकालते हैं, ये बेहतरीन फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन आपका वैक्यूम निर्वात में और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इससे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलता है। तो यहां बोला हुआ है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन इट्स मास डेंसिटी, ये बिल्कुल सही है। द ग्रेटर डेंसिटी, ठीक है, द ग्रेटर डेंसिटी द ग्रेटर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट, ये गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ठीक है, डिपेंड करता है मास डेंसिटी पे, मतलब उसमें वो जो मीडियम है कितना डेंसर है इस पे तो डिपेंड करता है। बट द ग्रेटर द डेंसिटी द ग्रेटर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, नहीं, ये गलत है, क्योंकि जितना ज्यादा डेंसर होगा मीडियम उतना स्लो होगा। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ये भी आपने कर लिया होगा, इसका सिर्फ ये एसर्शन जो है ये सही है। उसके बाद देखो कितना सुंदर, फिर से वही क्वेश्चन एक पूछ लिया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ टिन मेल्ट व्हेन ए करंट एक्सीड 10 एम्पियर, व्हाट चेंज शुड बी मेड सो दैट इट कैन सेफली कैरी 30 एम्पियर। मतलब ये बोला है कि कोई भी एक फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर किससे बनता है, तो लेड ऑन टिन से बनता है। एक कोई फ्यूज वायर है, ठीक है, इस प्रकार बनाया गया है कि जब विद्युत धारा 10 एम्पियर से अधिक हो जाता है तो वो पिघल जाता है। सिंपल समझो, मान लो कि आपके कोई घर है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, इसमें एक फ्यूज आपने लगाया हुआ है, ये एक फ्यूज है,
ये एक फ्यूज है, ठीक है। अब फ्यूज हमेशा याद रखना सीरीज में लगाते हैं, किसमें, सीरीज में, पैरेलल में लगाओगे पूरा घर खत्म, ठीक है, सीरीज में लगाते हैं। तो बोला है कि अगर इसमें 10 एम्पियर करंट जाता है तो ये जो फ्यूज है ये जल जाता है, क्योंकि इसका ये इसी प्रकार बनाया गया होगा, उसका लिमिट दिया गया होगा कि 10 एम्पियर से जैसे ही 10 एम्पियर करंट आएगा ये जल जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है, हीट पे। हीट इक्वल टू होता है I²RT, ठीक है। तो I फिक्स किया हुआ है कि 10 एम्पियर से अगर ज्यादा हुआ तो पूरा हीट हो जाएगा और ये जल जाएगा। I इक्वल टू हीट किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। तो करंट यहां बताया गया है कि करंट अगर 10 एम्पियर से ज्यादा होगा ये जल जाएगा, हीट ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ऐसा करे यदि उसी पदार्थ के फ्यूज, उसी से वही वाला फ्यूज को उसी फ्यूज तार के किसी विद्युत उपकरण में 30 एम्पियर तक धारा की सुरक्षित रूप से प्रवाहित करना है तो क्या। मान लो यही जो फ्यूज है, वायर है, इसमें हम क्या करें कि ये 30 एम्पियर तक आपका क्या करे, ये क्रॉस कर ले। तो सिंपल सी बात है, देखो फ्यूज वायर जो है लेड एंड टीन से बना हुआ है। फ्यूज वायर मतलब क्या, कुछ रेजिस्टेंस कर रहा है, मतलब करंट को नहीं जाने दे रहा है। तो करंट को अगर नहीं जाने दे रहा है मतलब वो रेजिस्ट कर रहा है, तभी तो वो जल जा रहा है। तो रेजिस्टेंस जो होता है ये होता है ρL/A। तो क्या करोगे कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, वो और बढ़ जाए। तो रेजिस्टेंस अगर वो और बढ़ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा तो वो और करंट रोकेगा, जितना रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वो उतना ज्यादा करंट रोकेगा। तो क्या हम करें उस वायर में, ठीक है, क्या हम करें उस वायर में कि 30 एम्पियर तक करंट पास हो। तो सिंपल सी बात है, कोई पतला वायर था तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, मोटा वायर लगा देंगे, तो करंट हमारा इजी से। तो इसी को टेक्निकल टर्म में हम बोलेंगे कि लंबाई तो हम बढ़ा नहीं सकते, रेजिस्टिविटी तो उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, जो पतला वायर था उसके जगह हम थोड़ा मोटा वायर कर देंगे। तो जैसे ही मोटा वायर करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, देखो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है ρLA, ठीक है, तो उसका हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, अच्छे से और 30 एम्पियर तक करंट जा पाएगा। तो देखो क्या बोला है, फ्यूज तार का अनुप्रास्थ मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया थिकनेस बढ़ाए और उसको उपकरण को सीरीज में जोड़े, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार को आपको क्या करना है, मोटाई बढ़ाए और उसको पैरेलल में जोड़े। पैरेलल में कभी नहीं जोड़ना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा आपका घर का सब सामान। फ्यूज तार का क्या करें, जो अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल है घटाएं, नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें नहीं घटाना, उसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का उल्टा में है, करंट जाने ही नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमें करंट पास करवाना है। फ्यूज तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मोटाई घटाए, ये सब नहीं होगा, घटाना नहीं है, हमें बढ़ाना है, फ्यूज का एरिया को बढ़ाना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, और उसको सीरीज में ही रहने देना है, याद रखिएगा। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, इसको आप तुरंत कर लोगे। देखो जैसे कि बोला है कि थर्ड लो पे क्या होता है बताओ। थर्ड लो बंदूक जब आप चलाओगे तो पीछे की तरफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे कि आप नाव से उतरते हो पानी में तो पीछे धक्का मार के उतरते हो, ये क्या है, न्यूटन के थर्ड लो पे है। जो आपका जो रॉकेट उड़ता है वो भी क्या है, न्यूटन के थर्ड लो प्लस आपका लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेखीय संवेग का जो संरक्षण होता है उस पर भी डिपेंड करता है, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और न्यूटन के थर्ड लॉ पे आपका रॉकेट काम करता है। हमने बताया गोली जब मारते हो तो पीछे की तरफ झुकते हो, तो ये सब जो है न्यूटन थर्ड लॉ पे है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ का क्या हो जाएगा, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देता है, ठीक है। सेकेंड है कि ठीक है, उसके बाद देखो संतुलित बल क्या हो जाएगा, तो संतुलित बल हो जाएगा लकड़ी के ब्लॉक को दोनों ओर से समान, तो मतलब बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, एक लकड़ी है दोनों तरफ से सेम फोर्स से खींच रहा है, तो ये हो जाएगा A का 2 हो जाएगा आपका, ठीक है, और 4 का आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 4 का आपका 1 हो जाएगा, A का आपका 2 हो जाएगा। फर्स्ट लो क्या बोलता है, तो फर्स्ट लो है जब बस में जब हम लोग बैठते हैं और रुके हुए अचानक बस चलता है तो हम लोग आगे की तरफ झुकते हैं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो होता है हम लोग को रेस्ट में रहने देता है, और इनर्शिया ऑफ मोशन हमको कहता है कि मोशन में रहो, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट लो का से क्या हो जाएगा, न्यूटन का फर्स्ट लो से जब बस विराम अवस्था से चलती है, शुरू करती है, तो यात्री पीछे की तरफ झुकता है। क्यों पीछे की तरफ झुकता है, जब हम लोग जैसे कि गाड़ी चल रहा है अचानक से रुकता है तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। आप मोशन में थे और मोशन में ही रहना चाहते हो, आप बैठे हुए हो और अचानक गाड़ी चलता है तो आप क्या करते हो, पीछे की तरफ आते। क्यों पीछे की तरफ आते हो, क्योंकि आप रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहना चाहते हो, इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद है न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बताता है, मोमेंटम के बारे में बताता है। जैसे कि कैच लेते तो हाथ पीछे खींचते हैं ताकि जो आपका जैसे फोर्स लगे वो कम लगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये फिल्डर वाला, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है जिसको गैलीलियो लॉ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप बना लिए होगे। उसके बाद है, अब देखो ये थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बोला है कि जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है और प्राइमरी रेनबो बनाता है, तो प्रकाश के पथ में घटित होने वाली ऑप्टिकल फेनोमेना, मतलब जब रेनबो बनता है वो भी प्राइमरी, याद रखना, ठीक है। प्राइमरी रेनबो बनता है तो क्या क्या होता है, क्या होता है, डिस्पर्सन पहले होता है कि क्या होता है, ये सब दिया। अब सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको चीज एक समझाया था। जैसे कि ये रेनबो है, ये एक अलग मीडियम नंबर 1 है, ये अंदर में मीडियम नंबर 2 है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपको इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, आप डायरेक्टली लगाते ये डी। अपवर्तांक मतलब होता है, मैं बता देता हूं, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। और ये क्या लिखा गया हिंदी में, ये विक्षेपण होगा, ठीक है, विक्षेपण। ये विक्षेपण लिखा गया, डिस्पर्सन, ठीक है। ये है आपका अपवर्तांक, मतलब होता है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये है आपका डिस्पर्सन, विक्षेपण, डिस्पर्सन। और ये आंतरिक परिवर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये अपवर्तांक, अपवर्तन, दैट मीन्स ये है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो इसको आपको चुनना था कि सीक्वेंस क्या है। सिंपल सा दिमाग लगाते कि जैसे ही एक मीडियम बाहर है, एक मीडियम से अंदर आया, तो यहां मीडियम चेंज किया, दैट मीन्स यहां क्या क्या हुआ होगा, अपवर्तन हुआ होगा, रिफ्रैक्शन हुआ होगा, ठीक है। फिर से यहां हुआ होगा, ठीक है, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ। अब फिर से ये बाहर जब निकलेगा तो फिर से मीडियम चेंज कर रहा, मीडियम 2 से फिर से मीडियम 1 में आ रहा है, तो फिर से यहां भी रिफ्रैक्शन हुआ होगा, यहां भी रिफ्रैक्शन हुआ होगा, ठीक है। क्या होगा, यहां भी रिफ्रैक्शन हुआ होगा, समझ में आया। तो यहां भी रिफ्लेक्शन, यहां भी रिफ्लेक्शन, शुरू में भी अपवर्तन और सेकंड लास्ट में भी अपवर्तन। तो ये अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन बस ऑप्शन डी में ही था। तो यहां भी अपवर्तन हो गया, यहां भी अपवर्तन हो गया। अब अंदर अगर आएंगे तो जैसे कि यहां है, ये व्हाइट लाइट क्या होगा, डिस्पर्सन होगा, तो यहां डिस्पर्सन होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर से डिस्पर्सन अगर नहीं भी होगा तो अंदर में रिफ्लेक्शन होता है। देखो यहां आया, फिर से यहां आया, फिर से यहां आया, ठीक है। तो डिस्पर्सन और फिर से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। तो ये हो जाएगा अपवर्तन और अपवर्तन। याद रखना, कहीं कहीं ऑप्शन भी गलत दिया रहता है, तो अपना कॉमन सेंस यूज करना है। अपवर्तन पहले में भी होगा, लास्ट में भी अपवर्तन होगा, क्योंकि मीडियम जो है चेंज हो रहा है। और अंदर में क्या होगा, अंदर में क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। अंदर में क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ आया, फिर से यहाँ लग के फिर से बाहर आया, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका कि एलॉय, कौन सा, सोल्डर। सोल्डर किससे बना होता है, तो लेड एंड टीन से, लेड प्लस टीन से। टीन का सिंबल SN होता है, टीन का सिंबल SN। PB, लेड का सिंबल क्या होता है, लेड का PB होता है। टीन का क्या होता है, SN होता है। अच्छे से याद रखना, ये सब चीज सिंबल से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सोल्डर क्या है, लीड एंड टीन से बना होता है। बट ये सोल्डर नहीं पूछा था यार, घंटा धातु पूछा है, सोल्डर ये लिख दिया तो वो हिंदी। घंटा धातु मतलब होता है ना, बेल मेटल का पूछा था, इसको मैं लिख देता हूं, बेल मेटल के बारे में पूछा था। कुछ ये कन्वर्जन थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। आपको वहां जो पूछा हुआ था बेल, बेल मतलब जो बेल मेटल को बोलते हैं हम लोग घंटा धातु। और ये जो होता है आपका लेड प्लस 10 होता है, कॉपर प्लस टिन होना चाहिए। सोल्डर नहीं होगा यार, सोल्डर तो आपका ये लेड प्लस टीन होता है, लीड प्लस टीन होता है, ठीक है। ये है आपका बेल मेटल। एक बार ओरिजिनल में देख लेता हूँ, ये बेल मेटल पूछा होगा, कॉपर एंड टीन, बेल मेटल पूछा। ये ऑप्शन भी हो सकता है गलती हो जाए, एक मिनट रुक जाइएगा, क्योंकि हिंदी में पेपर मुझे मिला था, ठीक है। तो मैंने इसको फिर से इंग्लिश में किया था। 61 प्रकाश अपवर्तांक, सोल्डर ही दिखा रहा है इसमें, बेल मेटल, ये बेल मेटल था, ठीक है। कॉपर एंड टिन होना चाहिए, इसका बेल मेटल पूछा था। ठीक है, ये बेल मेटल पूछा था, कोई बात नहीं, हम लोग पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। ये बेल मेटल पूछा था। बेल मेटल जो होता है आपका ये कॉपर एंड टिन होगा, ठीक है, कॉपर
प्लस 3 होगा। अब देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि सोल्डर पूछ ले, ठीक है, सोल्डर, तो सोल्डर क्या होगा आपका, ये होगा आपका लेड, लेड प्लस 3 Sn। अगर आपको बेल मेटल जो पूछा गया था, ये सब आपको दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। बेल मेटल जो होता है ये कॉपर प्लस आपका टीन होता है, टीन मतलब होता है Sn, ठीक है। तो ये हो गया कॉपर एंड टीन हो गया, ठीक है। और ये कॉपर एंड जिंक क्या होता है, तो कॉपर एंड जिंक जो होता है पित्तल, दैट मीन्स ब्रास होता है, ठीक है। कॉपर एंड लीड एक याद रखना, ठीक है, तो ये याद रखना बेल मेटल होता है कॉपर एंड टीन, अच्छे से याद रखना, ठीक है। और एक होता है कॉपर, ठीक है, तो एक हो गया कॉपर एंड टीन याद रखना बेल मेटल, कॉपर लेड एंड टीन याद रखना आपका सोल्डर, तो सोल्डर का हो जाएगा लेड एंड टीन, ठीक है। बेल मेटल का हो जाएगा कॉपर एंड टीन, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो सोल्डर मेटल का हो जाएगा लेड एंड टीन, बेल मेटल का हो जाएगा कॉपर एंड टीन। और एक होता है यहाँ जो जैसे दिया हुआ कॉपर निकल एंड जिंक, नी प्लस कू प्लस जिंक, ठीक है। तो ये होता है आपका जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो निकल क्रोम, निकल कॉपर एंड जिंक, तो निकल कॉपर एंड जिंक जो हो जाएगा जर्मन सिल्वर हो जाएगा। तो याद रखना सोल्डर पूछेगा, ये बेल मेटल पूछा था, बेल मेटल में कॉपर एंड टीन होता है, सोल्डर पूछेगा तो लेड एंड टीन होगा, ठीक है। और जो जर्मन सिल्वर है ये निकल कॉपर एंड जिंक। ये जो एआई है ना, सबसे पहले मैं बताता हूँ बहुत आंसर गलत देता है, स्पेशली मैं चैट जीपीटी का बात कर रहा हूँ, इवन वो मैथ्स में भी आंसर गलत देता है। तो जब हमने बोला कि आपका आंसर गलत है, तब वो बोलता है हाँ थैंक यू एंड ऑल, तो उस पर फुल्ली ट्रस्ट होकर देखिए क्वेश्चन ही चेंज कर दिया उसने, ठीक है। यहाँ बेल मेटल दिया हुआ था, तो बेल मेटल का होता है कॉपर टीन, सोल्डर का होता है आपका लेड एंड टीन, और जर्मन सिल्वर का होता है निकल कॉपर एंड जिंक, आपको याद रखना है। और एक होता है ब्रास, ब्रास मतलब होता है आपका पित्तल, उसको याद रखिएगा, वो होता है आपका कॉपर एंड आपका कॉपर एंड जिंक। एक होता है कॉपर एंड टिंक, ठीक है। तो कॉपर एंड जिंक जो है कॉपर एंड टिन, देखो एक होता है ब्रास, ठीक है, और एक होता है ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ब्रॉन्ज जो होता है ये कॉपर प्लस टिन होता है, कॉपर प्लस टिन, ठीक है। और ब्रास जो होता है कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, फिर उसमें भी कहीं गलती तो नहीं की है। ठीक है, तो याद रखना चाहे आपको ब्रॉन्ज पूछे चाहे आपको बेल मेटल पूछे, दोनों कॉपर प्लस टिन होता है, ठीक है। तो इसका ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया, एक बार मैं देख लेता हूँ ये चीज़, ठीक है। ठीक है, चलो देखो ये पूछा है कि आयोडीन जो है किसमें इजीली घुल जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बस पता होना चाहिए था। आयोडीन क्या है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है, ये क्या है नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब क्या होता है, इतना बस समझना है कि नॉन पोलर मतलब होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो एक नॉन पोलर चीज जो है नॉन पोलर में ही इजिली घुलता है। अब देखो यहां से कौन सा नॉन पोलर है, सबको पता है वाटर क्या है, एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल भी पोलर है, जैसे कि देखो C2H5OH, ये OH क्या है, ये आपका पोलर ग्रुप को डिनोट करता है, ठीक है। तो C2H5OH, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको और एक तरीका से समझा सकता हूं, ठीक है। बट अभी इतना याद रखो कि C2H5OH भी पोलर है, एल्कोहल भी पोलर है। एल्कोहल को ही मैंने ये लिख दिया, वाटर तो खैर पोलर है, आपको सबको पता है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आता अगर आपको याद हो कि एमोनिया जो है, एमोनिया क्या है, खुद में एक पोलर कंपाउंड है जिसपे चार्ज होता है। तो कोई भी पोलर कंपाउंड, पोलर यौगिक मतलब ऐसा यौगिक जिसपे कोई चार्ज होगा, जैसे NH3 एमोनिया पूछा जाता है, एमोनिया इजिली घुल जाता है किस में, पानी में। क्यों, क्योंकि एमोनिया जो है ये भी पोलर कंपाउंड है और वाटर जो है ये भी पोलर कंपाउंड है, ठीक है। एल्कोहल पोलर है, ये जो आपका पोटासियम आयोडाइड है ये मेटल है, ये नॉन मेटल है मान लो, ठीक है। तो ये आयोनिक कंपाउंड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। मैंने ये सब चीज समझा रखा है। कभी भी एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, या उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका सही हो जाएगा। ये क्यों पोलर नहीं है,
सिंपल सी बात है, देखो ये कार्बन है, कार्बन का 4 होता है यहाँ, ठीक है, और क्लोरीन का क्या आता है, बाहरी कक्ष में कितना होता है, 17 होता है, तो एक उसको चाहिए होता है, तो एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl, तो ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, पूरी तरीके से ये बैलेंस्ड है, इसीलिए ये क्या है आपका नॉन पोलर है, तो आयोडीन इसमें इजिली घुल जाएगा। एक क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, जो एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जो क्या होता है आपका चमकीला होता है, तो आप बोलोगे आयोडीन। क्या होता है आपका आयोडीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि इसमें सबसे स्टेबल, ठीक है, क्लोरीन का कौन सा ऐसा यौगिक है जो सबसे स्टेबल है, इसका सिंपल सा फंडा होता है, यहां क्या बोलता है, सब लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन है। देखो हमेशा याद रखना, क्लोरीन का कोई भी कंपाउंड का जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, जिसमें सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब देखो यहां सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, किसका है सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप बोलोगे इसका है, या इसका है, या इसका है, या इसका है। एक बार चेक कर लेते, देखो ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो पहला का अगर हम लोग लेते हैं Cl2O लेते हैं, इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि ओवरऑल हम लोग क्या लेते हैं 0, समझा चुका हूं केमिस्ट्री वाले में, ठीक है। तो क्लोरीन को हम लोग X ले लेते हैं, तो ये 2X हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, X का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, तो सबसे कम जो आएगा आपका इसी का आएगा, ठीक है। तो सबसे जो कम स्टेबल है ये आपका यही, अगर पूछेगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये है। देखो कैसे मैं बताता हूं, Cl2 है, 0.7 है, इक्वल टू मैं 0 लिख देता हूं। देखो Cl को मैं X लेता हूं क्योंकि इसका मुझे निकालना है, तो 2X हो गया, प्लस -2 लूंगा इसका, ये सब चीज समझा चुका हूं, ये 7 लूंगा, यहाँ 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2X, ये हो जाएगा 14 उधर हो जाएगा, और X का वैल्यू आपका 7 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका क्लोरीन का इसमें 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे कम स्टेबल जो है आपका ये है, याद रखिएगा। ये तरीका नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोले कि इसमें से कौन सा बेस नहीं है, क्षार नहीं है। सिंपल सी बात है, आप यहां देखोगे ये क्या है, पहला क्या है, ये क्षार है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, अच्छे से याद रखना, कॉस्टिक सोडा पूछा गया है इस एग्जाम में। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका एएसओ में एक बार पूछा था कॉस्टिक पोटास, क्या पूछा था कॉस्टिक पोटास, तो ये क्या है आपका कॉस्टिक पोटास। तो कॉस्टिक पोटास क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक पोटास क्या है, कॉस्टिक पोटास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है कॉस्टिक पोटास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छे से याद रखना। उसके बाद ये तो नहीं है, इसमें कौन सा बोला है बेस नहीं है, तो इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, तो ये तीनों बेस है। लेकिन हमने आपको बहुत बार करवाया, ये क्या, ये पीने वाला दारू है, जो होली आ रहा है, होली में पियेंगे सब लोग, ठीक है, तो कौन सा वाला पियेंगे, क्या फॉर्मूला रहेगा, कौन सा एल्कोहल, तो C2H5OH। ये क्या आपको इथाइल एल्कोहल, या इसी को बोलते हैं इथेनॉल। OH लगा हुआ है तो लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, इसीलिए दिया हुआ था। आपका OH किस में लगता है, तो एल्कोहल ग्रुप में लगता है, एल्कोहल ग्रुप में, एल्कोहल ग्रुप में लगता है, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप में लगता है। बट हमें पता है कि ये किसका है, इथेनॉल का है, मिथेनॉल का, इथेनॉल मिथेनॉल कुछ भी पूछ ले सबका पता है हमें, ठीक है। तो C2H5OH ये क्या है, ये एक एल्कोहल है, ये दोनों क्या है, तीनों क्या है, एक बेस है। उसके बाद एक इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, जाके PDF खोलना, लास्ट में देखना एसिड एंड बेस जिसमें करवाए, हमने आपको बताया है कि जिस कंपाउंड में कार्बन का ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा उसमें एसिडिटी कम होगा, ऑक्सीजन का जिसमें ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा आपका एसिडिटी क्या है उसका बढ़ेगा। आप देखो इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस में है, तो आप देखोगे इसमें सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है, इसमें जो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है किस में है, तो ऑक्सीजन जो है आपका किस में है, इसमें, इसमें है, इसमें है, इसमें, इसमें है, तो सबसे ज्यादा इसमें है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, ये होगा। तो सबसे ज्यादा पूछा है तो सबसे ज्यादा HClO4, ये डायरेक्टली PDF से आपका आया हुआ है। उसके बाद निम्नलिखित में से एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थीसिया के रूप में जब सर्जरी करते हैं तो लोगों को क्या कर जाता है, थोड़ा बेहोशी टाइप का कर दिया जाता है, तो एनेस्थीसिया के रूप में किसको यूज करते हैं, तो ये इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट को कहीं से भी एनेस्थीसिया के रूप में यूज नहीं किया जाता है। इसका बेसिकली जो यूज होता है
एज ए एसीटोन आपने सुना होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है जो नेल पॉलिश होता है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एसीटोन, एसीटोन के साथ इथाइल एसीटेट भी यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक है इथाइल एल्कोहल, ये तो मैंने अभी बताया, C2H5OH, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक बनाने में, एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंटीसेप्टिक बनाने में आपका एल्कोहल का यूज कर, जैसे कि कोविड आया हुआ था तो सब लोग सैनिटाइजर तो उसमें एल्कोहल होता था, तो सैनिटाइजर हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, ठीक है, ये सब में क्या यूज किया जाता है, तो आपका एल्कोहल का यूज किया जाता है। उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो टॉक्सिक चीज है। ये याद रखना, इथर या इथाइल इथर, डायरेक्टली याद रखना, इसको एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही साथ नाइट्रोस ऑक्साइड N2O का भी हम लोग क्या करते हैं, जिसको लफिंग गैस भी बोलते हैं, N2O को क्या बोलते हैं, लफिंग गैस, उसको भी एज ए एनेस्थेसिया यूज करते हैं। बाकी जो मैंने बताया याद रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से आयरन का अवयव, किस में आयरन मिलता है बताइए, क्लोरोफिल में, थाइमिन में, प्रोटीन में, हेमोग्लोबिन में। आपको सबको पता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, आपका जो आपका सन को ट्रैप करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सूर्य है, फोटोसिंथेसिस जब होता है, प्रकाश संश्लेषण जब होता है, तो उसमें सन को कौन सोखता है, ट्रैप करता है, तो वो करता है क्लोरोफिल ही करता है। और इसमें क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है, याद रखने का क्लोरोफिल में। थाइमिन क्या है, तो ये तो एक विटामिन है, ठीक है, थाइमिन B1 जो होता है इसको हम लोग थाइमिन भी बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्रोटीन, प्रोटीन में होता है क्या, आयरन नहीं होता है। हेमोग्लोबिन में होता है, तो हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इंसुलिन में क्या होता है, तो जिंक होता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चंस थे, आई थिंक 17 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। बाकी जो है वो भी मैं करवा दूंगा, बट याद रखिएगा थोड़ा कंसेप्ट आप अपना क्लियर रखिएगा, तो हम थोड़ा और फास्ट करेंगे। बाकी आप जैसा बोलेगा, कंसेप्ट को लेके चलना है तो कंसेप्ट को लेके चलेंगे। अगर आपको बिहार में, फिर से कहता हूं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस निकालना है, साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 37 ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन इसमें आपके साइंस के थे, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नीचे लिंक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। स्टेटस में जो क्वेश्चन डलता है उसको भी फॉलो कीजिए। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। जय हिंद।